नौजवान महिलाएं और समाज के सभी तबके को उपलब्ध करवाने का काम किया है। बहनों भाइयों, आज भारत का दुनिया के अंदर सम्मान है। 140 करोड़ भारतवासी जब दुनिया के अंदर जाता है, आज सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। लेकिन 2014 के पहले ऐसा नहीं था। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, लेकिन 2014 के पहले ऐसा नहीं था। 2014 के पहले दुश्मन कभी भी भारत की सीमा में घुसपैठ कर जाता था। आतंकवाद और नक्सलवाद 2014 के पहले सिर चढ़ करके बोल रहा था। आज आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो गया है, और अब तो कहीं जोर से पटाखा भी फूटता है ना, तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है। बहनों भाइयों, ये वही हिंदुस्तान है 2014 के बाद के हिंदुस्तान को पहचानो। आज हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेट्रो की लाइन बिछ रही है, रैपिड रेल बन रहे हैं, IIT, IIM, मल्टी स्टीफन मेडिकल कॉलेज, IIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये सभी बन रहे हैं। नए नए उद्योग लग रहे हैं, हर घर नल की योजना भी लागू हुई है। और यही नहीं बहनों और भाइयों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किस रूप में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ लोगों के लिए बहनों और भाइयों जनधन अकाउंट खोलने का कार्य, और यही नहीं 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर। मोदी जी ने कनेक्शन दिए। होली और दीपावली में उत्तर प्रदेश सरकार फ्री में रसोई गैस भी उपलब्ध करवाने का काम कर रही है उन लोगों को। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, और अगले 5 वर्ष के लिए 3 करोड़ नए मकान बनाने का भी संकल्प मोदी जी ने कर लिया। आप सोचो, ये जितनी योजनाएं दी गई, किसी जाति मजहब को ध्यान में रख के दी गई क्या? बिना भेदभाव के सबको दी गई। लेकिन आज जो प्रश्न मैं आपसे करने वाला हूं, वह प्रश्न वही यक्ष प्रश्न है जो कभी यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से किए थे, और उस समय उन्होंने जो प्रश्न किए थे वो तो 100 थे, लेकिन मैं केवल 10 प्रश्न पूछना चाहता हूं। और आप पूछिए, ये सपा, बसपा, कांग्रेस के प्रत्याशियों से प्रश्न पूछिए, ये प्रश्न से पूछिए और उनसे बोलिए कि कांग्रेस, सपा, बसपा को देश के अंदर, कांग्रेस को लगभग 60 से 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर 3-3, 4-4 बार सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन्होंने प्रदेश और देश के सामने क्या समस्याएं खड़ी की थी, और इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि देश के सामने पहचान का संकट करने का दोषी कौन है? देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा करने वाले कौन दोषी हैं? देश को विकास से वंचित करने के दोषी कौन? देश में भूखमरी से हुई मौतों का दोषी कौन? देश में अन्नदाता किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन? जो आत्महत्या कांग्रेस की सरकार में अन्नदाता किसान करता था, इसका दोषी कौन है? सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकार में तुष्टीकरण की नीति, घातक नीति के कारण हुए दंगे, निर्दोष लोगों की मौतें और व्यापारियों को हुए नुकसान का दोषी कौन? भ्रष्टाचार की भीषण समस्या के कारण भारत का विकास जो बाधित हुआ, इसका दोषी कौन? पलायन और बेरोजगारी की समस्या के कारण 2014 के पहले
नौजवानों ने प्लान किया था, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ था, इसका दोषी कौन है? बिजली और पानी से जनता जनार्दन को वंचित करने वाले कौन वे लोग हैं? क्या कांग्रेस इसका जवाब दे पाएगी? उसका दोषी कौन है? और अंत में बहनों और भाइयों, जो 10वां प्रश्न है वह ये कि इतने दशकों तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस, सपा, बसपा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही, इसका दोषी कौन है? बहनों और भाइयों, ये वही कांग्रेस है, ये वही सपा है, ये वही बसपा है। जब सत्ता में आए थे तब कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मर सकता। आखिर आज सत्ता से वंचित हुए, अब कैसे तड़प रहे हैं लोग? जैसे बिन पानी मछली तड़पती है, क्योंकि बगैर सत्ता के लोग रह नहीं सकते। आप सोचिए समाजवादी पार्टी के हाल को देखिए। कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था। और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की जब मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने अपने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। कल्याण सिंह जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल, और उनकी दुखद मृत्यु पर समाजवादी पार्टी के पास संवेदना के एक भी शब्द नहीं। मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई, मैं स्वयं गया था, मैं सेफई गया था, लखनऊ भी गया था, सेफई भी गया था, श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। लेकिन बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के वही लोग एक माफिया की मौत पर कैसे घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आपने अभी देखा होगा, एक माफिया के मरने पर हत्या करने के लिए गए माफिया के घर। जो लोग हिंदुओं के मरने पर संवेदना न व्यक्त कर सकते हो और माफिया के मरने पर हत्या पढ़ते हो, क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार है? क्या वे लोग जाति का सहारा लेंगे, लेकिन परिवार तक सीमित हो जाएंगे। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी ने एक ही परिवार के सब लोगों को निकल अपने ही परिवार के सब लोग, परिवार के बाहर कोई नहीं, परिवार के बाहर सोची नहीं है, जाति का सहारा लेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, घूम फिर करके परिवार में आएंगे। और ये तो महाभारत की धरती है, महाभारत के रिश्ते देखने को उसके सबसे अच्छे नमूने समाजवादी पार्टी के लोग हैं। वहां सभी पात्र महाभारत के मिल जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस और सपा बसपा का जो हिडन एजेंडा है, उनके घोषणा पत्र से उजागर होता है। वे फिर से प्रदेश को, देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, भारत का विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सुरक्षा का, निवेश का, रोजगार का जो बेहतर माहौल बनाया है, इसमें बैरियर बन करके लोग आए हैं। हमें देश के विकास में किसी को बैरियर नहीं बनने देना चाहिए। अगर कांग्रेस, सपा, बसपा चाहती, कांग्रेस चाहती देश की आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया होता। कांग्रेस ने तो कहा राम हुए ही नहीं, यानी हमारे आराध्य देव को अपने स्वयं की जन्मभूमि के लिए प्रमाण जुटाने पड़े। लेकिन सत्य को कोई झुटला नहीं सकता है। अंततः वही हुआ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना। क्या ये कांग्रेस, सपा, बसपा के लोग कर पाते? क्या ये लोग कर पाते? क्या आतंकवाद की समस्या का समाधान ये लोग कर पाते? क्या नक्सलवाद की समस्या का समाधान ये लोग कर पाते? क्या
भ्रष्टाचार पर प्रहार कांग्रेस सपा बसपा के लोग कर पाएंगे क्या? सुरक्षा का माहौल ये दे पाएंगे क्या? और माफिया से निपटने का काम ये लोग कर पाएंगे क्या? अरे वो माफिया और दंगाइयों को अपने गले का हार बना करके घूमते थे। और तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो माफिया कल तक सत्ता का सरपरस्त बन करके आम जनता को, व्यापारी को, बेटी को तबाह करता था। आज गले में तख्ती लटका करके घूमे घूमे फिर रहा, कहता साहब जान बदस दो एक बार, बस ठेला लगा करके भरूंगा। और इन माफिया अपराधियों को ठेला लगाने के लिए मजबूर कर दो। मेहनत कैसे होती है ये करना सिखाओ इनको, नहीं तो ये लोग गरीबों के हाथों पर डकैती डालेंगे, कमजोर लोगों को तबाह करेंगे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करेंगे, नौजवानों के हाथों में तमचा लहराने का काम करेंगे। हमें नौजवानों के हाथों में तमचा नहीं, हमें उसके हाथ में टैबलेट देना है, टैबलेट, जिससे वह एक स्मार्ट यूथ के रूप में देश के विकास में और मोदी जी के विजन के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान कर सके। हमें व्यापारी से रंगदारी वसूली करने वाले लोग नहीं चाहिए, व्यापारी को स्वनिधि देने वाली सरकार चाहिए, स्वनिधि का तोहफा देने वाली सरकार चाहिए। हमें गरीब और कमजोरों की लैंड पर कब्जा करने वाले माफिया नहीं चाहिए, हमें तो उन्हें स्वामित्व योजना में मालिकाना अधिकार देने वाली सरकार चाहिए। और ये काम केवल भाजपा कर सकती है। और इसीलिए मैं आया हूं कि जाति के सौदागर परिवार जाति के नाम पर आएंगे, परिवार का पेट भरेंगे और बाद में जनता की अमानत पर, उनकी इज्जत पर भी हाथ डालने का काम करेंगे। इन लोगों को दोबारा सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं। और बहनों और भाइयों, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इंडी गठबंधन का, कांग्रेस सपा का जो मैनिफेस्टो है, ये तो एक खतरनाक बात क्यों ध्यान आकर्षित करता है। ये कहते हैं अपने मैनिफेस्टो में, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान बनाते समय उन्होंने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ही मिलेगा। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद अब पिछड़ी जाति के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन कांग्रेस और सपा गठबंधन क्या कहती है? ये कहती है कि हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके ये मुस्लिम को देने का कुछ प्रयास करने जा रहे हैं। क्या आप इसको सफल होने देंगे? क्या हिंदुओं के हक में डकैती डालने की छोड़ देंगे? क्या इन्होंने पहले देश को बांटा, आज ये देश को 1947 में विभाजन करने के बाद आज इनकी दृष्टि आपकी संपत्ति पर आ गई। अब ये कहते हैं हर भारतीय की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, सर्वे करा करके फिर ये कहेंगे कि इसमें एक विरासत टैक्स लगेगा। और विरासत टैक्स के आधार पर क्या कहेंगे कि आपके बाप दादों की जो संपत्ति होगी, घर होगा, खेत होगा, खलिहान होगा, फिर उसमें कहेंगे कि इसमें से आधा संपत्ति में विरासत टैक्स में सरकार ले रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे उस संपत्ति पर कब्जा कर जाएंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसकी मंशा स्वीकार होने देंगे? क्या? और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबके बीच में आया हूं आपसे अपील करने के लिए। मोदी जी ने देश को एक विजन दिया है, विकास का, सुरक्षा का, समृद्धि का और नए भारत का। आज दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल हुआ है। आज भारत को दुनिया में कहीं भी जाकर सम्मान मिलता है। नौजवान आज एक सही राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत को, विकसित भारत के सपने को साकार कर रहा है और विकसित भारत के इसी सपने को साकार करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं आंवला में। धर्मपाल जी ने कई बार प्रयास किया कि मैं यहां आऊं। पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने कई बार प्रयास किया था, कार्यक्रम नहीं बन पाया था। आज बहनों और भाइयों, मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ है।
और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हम लोग किसी के बहकावे में ना आए। जो देश के लिए है हम उसके साथ में हैं, जो देश के साथ में हम उसके साथ में हैं। क्योंकि जीवन हमारा है, सुरक्षा भी आपकी है, देश भी आपका है। तो जब देश आपका, सुरक्षा आपकी, वोट आपका, तो सरकार भी तो आप ही की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आया आपसे कहने के लिए, या केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी इसकी सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात की है, वह केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन बहनों और भाइयों, इसके लिए आपको अपने स्तर पर भी कुछ सहयोग करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या देश से बढ़कर के कोई है क्या? देश से बढ़कर के हमारा स्वयं का स्वार्थ हो सकता है क्या? अरे देश का हित होगा तो हमारा भी हित हो जाएगा उसी में। और इसीलिए चुनाव के दिन सबसे पहला काम मतदान, पहला काम मतदान, और दूसरा कार्य ये देख करके कि देश के हित में, देश के विकास के हित में, देश की सुरक्षा के हित में भारत की सनातन आस्था का सम्मान करने वाली सरकार चाहिए, और वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी होगी। और इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, इस क्षेत्र का यानी आंवला क्षेत्र से तो मुझे कई बार मेरे साथ में हम लोग साथ साथ काम किए। स्वर्गीय राजवीर सिंह जी कई बार हम लोग संसद में साथ साथ थे। मुझे गोरखपुर से 5 बार सांसद बनने का अवसर प्राप्त हुआ था, और इसमें स्वर्गीय राजवीर सिंह जी हमारे साथ, हम लोग साथ साथ सांसद। आज हमारे बीच में उनका पुत्र यहां मंच पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा है। वो सर्वराज सिंह जी भी थे, लेकिन हो सकता है कि कुछ विचलन हो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अवश्य उनका आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्राप्त होगा, देर से देर जरूर प्राप्त होगा। और मैं चाहूंगा कि कहीं भी भटकाव नहीं होना चाहिए। हम राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़े हैं, राष्ट्रवादी मिशन के साथ हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हमें भारत के हित के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है, क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में पहले 3 वर्ष में ही भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और वह हर भारत के लिए गौरव की बात होगी। आप चाहते हैं ना कि भारत दुनिया की एक ताकत बने? आप चाहते हैं भारत दुनिया की एक ताकत बननी चाहिए? यह काम केवल भाजपा कर पाएगी, और इसके लिए आंवला संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से मैं अपील करूंगा, मेरी अपील होगी, आप सबको मोदी जी का और योगी जी का प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाना होगा। जाएंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से अपील करेंगे, और स्वयं भी धर्मेंद्र कश्यप बनना पड़ेगा। बनेंगे, घर घर जाकर के जनता जनार्दन से अपील करनी है, और एक ही अपील करनी है, और वो अपील ये करनी है कि धर्मेंद्र कश्यप को रामायण काल के संबंधों को निभाने के लिए आया है। जब प्रभु राम की नैया को पार करने के लिए केवट आया था, उसी केवट के प्रतिनिधि के रूप में वो आपके बीच आया है। इस क्षेत्र के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेगा। क्या इस संदेश को लेकर के जाएंगे? और इसके लिए कमल फूल पर आपको भारी बहुमत से धर्मेंद्र कश्यप को विजयी बनाने के लिए कार्य करना। करेंगे आप सभी लोग कार्य? लोगों से करवाएंगे भारी बहुमत से। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत